अभी हम क्या करें इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स properties basically, right? तो मोस्टली थोड़ा हिस्ट्री पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है अभी, बिकॉज मेरा दो पर्पस है बेसिकली हिस्ट्री और बीच में लेके आने के लिए। एक, जो भी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो यहाँ पे, उसके क्वेश्चंस जो हैं तुमको 3-4 जगह पे फायदा होने वाला है। नंबर वन, एक तो एग्जाम अभी जो जो फर्स्ट इमीडिएट जो फायदा है तुम्हारा एमएससी का एग्जाम, जिसमें रिटन वाइवा दोनों चीज कवर होएगा। उसके बाद यदि तुमको कहीं पे भी मेडिकल फिजिक्स का इंटरव्यू देना है, क्योंकि आजकल हर जगह पे इंट्रेंस है और उसके बाद इंटरव्यू है जॉब के लिए भी, तो इंट्रेंस में भी क्वेश्चन जो होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जितनी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं उससे ज्यादा बनते नहीं है बेसिकली। तो यदि तुम ध्यान से देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, इवन यू विल फोकस ऑन योर हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम हिस्ट्री से भी उठा करके डालते रहते हैं। इट विल हेल्प यू इन द मेडिकल फिजिक्स के एंट्रेंस में, प्लस इट विल हेल्प यू इफ एनीवेयर इफ यू गो फॉर द पीएचडी का एंट्रेंस जो होता है वहां पर भी। हिस्ट्री, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द अर्ली हिस्ट्री। सो एंटोनियो हेनरी बैक्यूरेल is credited with the discovery of natural radioactivity while working with uranium salt and photographic plates in 1896. He found that the uranium emitted a penetrating radiation which seemed similar to that which Roentgen had produced a year earlier in experiments with a gas discharge tube, and Madame Curie called this phenomenon as a radioactivity. ठीक है, मेनली जो था यही था कि यूरेनियम सॉल्ट के साथ हेनरी बैक्यूरेल वाज वर्किंग एंड ही डिस्कवर्ड दैट फेनोमेनन कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी होती है। कुछ ऐसे भी सबस्टांसेस हैं जो नेचुरली सम रेज इमिट करते हैं, राइट। और हेनरी बैक्यूरेल ने जो डिस्कवर किया था उस समय पे, जो यूरेनियम सॉल्ट से जो 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 रेडिएशन इमिट हो रहा था, ही जस्ट कन्विंस हिमसेल्फ कि वो एक, जो रॉन्जन ने जो एक्सरे डिस्कवर किया था वो वैसा ही है, राइट। बट आगे की कहानी पूरी करी मैडम क्यूरी ने, राइट। सो जब तुम इसकी हिस्ट्री देखोगे, अब लाइन बाय लाइन हिस्ट्री को नरेट करेंगे, जो एंटोनियो हेनरी बैक्यूरेल की जो बैक्यूरेल की जो डिस्कवरी हुई वो, तो तुमको और इंसाइट्स मिलेंगे। एंड हियर मेरी क्यूरी जो थी वो शी वाज द स्टूडेंट, शी वाज द पीएचडी स्टूडेंट ऑफ दिस हेनरी बैक्यूरेल, जिसने इस वर्ड को, इस फेनोमेनन, उसने भी यूरेनियम सॉल्ट पे ही आकर के काम किया और फाइनली उसको वर्ड को क्वाइन किया कि इस टाइप का जो इमिशन जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी है। ओके, सो फॉर दिस discovery of spontaneous radioactivity, Becquerel was awarded half Nobel Prize for Physics in 1903, and other half being given to Perry and Mary Curie for their study of the Becquerel radiation. So let's just see about the Becquerel's discovery. So Antonio Henry Becquerel, the son and grandson of eminent French physicist, right? मतलब ये तीनों पुस्त से ऐसे देखो physicist थे, right? French physicist was the right person living at right place and right time. ये बंदे ने लिखा था, जो with just really touched my heart. मतलब कि I also see most of the events which happens लाइक बिल्कुल राइट टाइम पे राइट एंट्री, राइट चीजें होती हैं। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है प्लान कि जो राइट सीक्वेंस में ना हो रहा हो। कहीं ना कहीं वो देर बाद में जाके समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें कुछ पहले से लोग इन्विजन कर लेते हैं, बट एवरीथिंग हैज गॉट ए मीनिंग टू इट। ओके, सो इसलिए मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगा था
right, he was the person, he was right person living at right place and time. So ये है एंटोनियो हेनरी बेक्यूरेल, right? As a director of Paris Museum of National History, he was in charge of large collection of luminescent minerals. Okay? He was in charge of large collection of luminescent minerals that his father had assembled. His father ने बहुत सारे luminescent minerals जो थे वो assembled करे थे, जगह जगह से लेकर के इकट्ठा करा था, जिसका इंचार्ज थे हेनरी बेक्यूरेल. और ये कहाँ पे था? एज ए डायरेक्टर ऑफ पेरिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. ओके. व्हेन दीज मिनरल्स, इस मिनरल की क्या खासियत थी? व्हेन दीज मिनरल्स absorbed light, they would emit light of wavelength or colors different from the original source. मतलब जो लाइट जो पड़ी उस लाइट से डिफरेंट लाइट वो इमिट करते थे, वो कलर का नहीं, राइट? सो ये जो है अभी अब बोल रहे हैं दूसरा कि यदि ल्यूमिनेसेंस जो था, एक तो ल्यूमिनेसेंस डिसअपियर्ड व्हेन द इंसिडेंट लाइट वाज रिमूव्ड, जब लाइट जो उस पे डाल रहे हैं, जब लाइट को रिमूव कर लिया तो यदि ल्यूमिनेसेंस भी बंद हो गया थोड़ी देर के बाद, तो उसको, उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? द फेनोमेनन वाज ऑफन कॉल्ड फ्लोरोसेंस, राइट? लाइट पड़ेगा तब तक चमकेगा, जैसे लाइट बंद कर दिया तो वो भी चमकना बंद हो जाएगा, मतलब उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा लाइट का, राइट? तो इसको बोलेंगे फ्लोरोसेंस. और दूसरा क्या बोला? इफ द ल्यूमिनेसेंस कंटिन्यूड, it was usually called phosphorescence. So optical luminescence was Edmond Becquerel's life work, right? And his son Henry had also made a name for himself with optical research, right? मतलब उसके फादर का तो था ही काम ये, लेकिन इसने भी, इस बंदे ने भी, हेनरी ने भी इस फील्ड में काम किया, ऑप्टिकल रिसर्च में काम किया, ऑप्टिक्स में बेसिकली, right? Not only did Henry Becquerel have a distinguished pedigree, मतलब even held position formerly occupied by his father, मतलब जो फादर के रिटायर होने के बाद इसको जो पोजीशन थी इसको भी मिली, एंड अर्लियर बाय हिज ग्रैंडफादर एंटोनियो सेजार बेक्यूरेल. मतलब उसके फादर को ग्रैंडफादर वाली पोजीशन में थी और इसको फादर वाली, राइट. सर जो ल्यूमिनेसेंस है, In the museum, Becquerel began testing samples from his father collections. जब ये म्यूजियम में वापस आता है, मतलब in the sense when he became the director of the museum, he started क्या? Becquerel started testing samples from his father's collections. He was particularly interested in luminescent uranium material, right? यूरेनियम मिनरल्स के बारे में, बेसिकली नेम्ड इन 1789 आफ्टर द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट यूरेनस. यूरेनस प्लैनेट जो था उसकी डिस्कवरी पे यूरेनियम नाम. सो नेम्ड इन 1789 आफ्टर द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट यूरेनस, uranium was a heavy metal found mainly in Central European mines. It was used to color ceramic and glass. यूरेनियम से, राइट? सिरामिक और ग्लास का कलर करते थे. There had been no sign that anything was special about that. मतलब और कुछ ऐसा लोगों को नहीं पता था अदर देन दिस कि उसको कलर पेंटिंग के लिए यूज करें लोग, और कोई स्पेशल लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, यूरेनियम के बारे में. सो ही वाज इंटरेस्टेड इन दिस यूरेनियम मिनरल्स के बारे में, एंड यूरेनियम का नाम किसी पे, मतलब बोला कि उस समय पे लोगों को नहीं पता था, और सिर्फ लोग पेंटिंग के लिए, सिरेमिक पेंटिंग के लिए यूरेनियम का यूज करते थे, इससे ज्यादा लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी. बट फिर भी इट बेक्यूरेल हैड ग्राउंड फॉर फोकसिंग ऑन यूरेनियम मिनरल्स. पता इसके दिमाग में था
कि नहीं मुझे इसी पे रिसर्च करना है। इसके दिमाग में कुछ हिज फोकस, ही हैज ए ग्राउंड। क्या ग्राउंड था इसे? ही बिलीव्ड heavy minerals would be most suitable for converting visible light into X-rays। इसके दिमाग में था कि जो हेवी मेटल्स जो होते हैं वो विजिबल लाइट को एक्सरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दे आर द सुटेबल कैंडिडेट। ऐसा इसको हर किसी के दिमाग में होता है, उसका आइडिया होता है। ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ओवर दैट। He may have suspected a conversion might be fostered by some peculiarities in uranium spectrum. Further, Becquerel's father had noticed that uranium minerals produce especially bright phosphorescence. उसके फादर ने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि यूरेनियम मिनरल्स जो है ये ब्राइट फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। मींस लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने के बाद भी लाइट को विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो भी जो उससे जो रेज जो निकल रही है, जो चमक रहा है, जो उसमें वेव है, जो रिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं, उससे जो ग्लोइंग जो है बेसिकली वो इंटेंस है, ब्राइट है, राइट। एंड हिज कंट्रीमैन, वो उसके साथ जो भी काम कर रहा है, अब्दुल नाइस पीस जो भी है, सेंट विक्टर, he had also noticed a persistent photographic effect with some uranium salt। उसने ये भी देखा था, उसका जो कंट्री में जो उसके साथ जो काम करने वाले थे उनमें से भी किसी एक ने ये चीज नोटिस किया था कि यूरेनियम सॉल्ट का फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है उसके ऊपर असर होता है। मेल के जो आज ओके सो इसका जो कंट्री मैन था, जो दूसरा आदमी भी, दूसरे लोगों ने भी बेसिकली ये चीजें नोटिस करी थी कि यूरेनियम सॉल्ट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करता है, राइट। परसिस्टेंट फोटोग्राफिक इफेक्ट विद सम यूरेनियम सॉल्ट, दे हैव ऑब्जर्वेशन। सो दो चीजें बिल्कुल क्लियर थी। उसके फादर ने ये ऑब्जर्व करा था कि फॉस्फोरेसेंस जो है, वेरी ब्राइट फॉस्फोरेसेंस इमिट करता है यूरेनियम मिनरल्स, और दूसरा ये था कि यूरेनियम मिनरल्स, यूरेनियम सॉल्ट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। 1896 समय पे जो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो थे, फोटोग्राफिक कॉमनली एम्प्लॉयड ग्लास प्लेट्स कोटेड विथ लाइट सेंसिटिव मटेरियल सब्सटेंसेस। अभी जो है आप लोग, अभी जो रिसेंटली जो यूज होता था फोटोग्राफी को, उसमें पॉलिस्टर बेस्ड जो होता था, वो जेलेटिन वगैरह का कुछ मटेरियल था, बेस जो यूज होता था। यहाँ पे उस समय पे जो बेस जो यूज होते थे वो ग्लास के प्लेट्स होते थे कोटेड विथ लाइट सेंसिटिव रेडियोग्राफिक फिल्म नजर होती थी। हाँ, यही पुरानी वो उसी की बात कर रहे हैं। 1896 में जो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो थे वहाँ पे कॉमनली एम्प्लॉयड जो थे वो ग्लास प्लेट्स कोटेड विथ ए लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस। Becquerel placed the uranium mineral on a photographic plate covered by the black paper। अब इसने क्या किया कि फोटोग्राफ, पहला काम तो ये किया कि यूरेनियम सॉल्ट जो था वो फोटोग्राफ प्लेस यूरेनियम मिनरल्स ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर। पहले फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक पेपर से कवर किया, उसके ऊपर यूरेनियम सॉल्ट रखा। फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक पेपर से कवर करने का पर्पस ये था कि वो लाइट से एक्सपोज नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लैक कवर जो है से लाइट क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा था, इसीलिए डार्क रूम बनाया गया था। Yes, sir. करेक्ट। सो उसके ऊपर उसने यूरेनियम सॉल्ट रखा एंड देन एक्सपोज्ड इट टू द सनलाइट। उसके बाद उसको सनलाइट में रखा टू मेक इट्स फ्लोरोसेंस, मतलब उससे लाइट निकले बेसिकली, इसलिए क्योंकि लाइट एनर्जी उसके ऊपर फॉल होगी, राइट। तो यूरेनियम सॉल्ट जो है बेसिकली वो वहां से फॉस्फोरेसेंस होगा, फ्लोरोसेंस होगा बेसिकली, करेक्ट, ठीक है। द ब्लैक पेपर वुड कीप आउट विजिबल लाइट, वो विजिबल लाइट को उधर नहीं जाने देगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, बट इट वुड नॉट ब्लॉक द एक्सरेज। यदि एक्सरेज होगा उससे तो वो ब्लॉक, मतलब उसको नहीं कर पाएगा और फोटोग्राफिक प्लेट जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। आफ्टर allowing time for an X-ray image to form, Becquerel developed the plate
When he saw a distinct image of mineral appear, he was not too surprised since he had seen report of invisible rays being emitted during phosphorescence. राइट, क्या बोल रहे कि उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया कि इमेज फॉर्म्ड हो, राइट. ही डेवलप द प्लेट, मतलब सनलाइट में ले जाकर के छोड़ दिया, उसके बाद कुछ देर के बाद ला करके वो फिल्म को डेवलप कर रहा है, बेसिकली प्लेट को डेवलप कर रहा है. सो व्हेन ही सॉ अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ मिनरल अपीयर, मतलब उस पे फोटोग्राफिक प्लेट पे जहां पे मिनरल रखा था वो वहां पे उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ चीजें डॉट्स तो पड़े हुए हैं. करेक्ट. He was not too surprised, उसको बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ था, since he had seen reports of invisible rays being emitted during phosphorescence. मतलब उसको ये पता था कि फॉस्फोरेसेंस जब होता है, राइट, तो कुछ इनविजिबल रेज भी निकलती है. इसलिए उसको ये लगा कि इनविजिबल रेज जो है वो वहीं जाकर के उसके फिल्म को एक्सपोज कर रही है, प्लेट्स को बेसिकली. तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ. ही ट्राइड द एक्सपेरिमेंट ऑन अनदर डे, फिर वो नेक्स्ट डे अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है, बट द सन वाज मोस्टली हिडन बाय क्लाउड्स. उस दिन जो था वो क्लाउडी डे था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो सूरज निकला ही नहीं. ओके. लेकिन यूरेनियम सॉल्ट जो फोटोग्राफिक ब्लैक पेपर से कवर्ड जो फोटोग्राफिक प्लेट था उसके ऊपर यूरेनियम सॉल्ट रखा और उसने बाहर सनलाइट में छोड़ दिया, लेकिन सन जो था वो क्लाउड से कवर था, इसलिए वो सनलाइट का एक्सपोजर उसके ऊपर नहीं हुआ. बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींट. ओके. सो ही ब्रॉट हिज apparatus inside and stored it in a drawer. वो दिन भर रखने के बाद भी उसको लेकर के ड्रॉर में ला करके डाल दिया. राइट. आफ्टर वेटिंग फ्यूटिली फॉर बेटर वेदर, मतलब काफी दिनों तक वो वेट करता रहा कि थोड़ा दिन अच्छा होए, सूरज निकले तो हम इसको बाहर ले जाकर के रखेंगे. ऐसा हुआ नहीं. करेक्ट. मतलब वो दिन बना ही नहीं और बाद में उसको डेवलप करना पड़ा. So Becquerel developed the plate, expecting to find only a faint impression of bricks exposed. तो जब उसने प्लेट को डेवलप कर रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि कोई फेंट इंप्रेशंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम देर तक लाइट का एक्सपोजर हुआ है, क्योंकि बीच बीच में बादल जब छट रहे होंगे तो उतना देर आ रहा होगा, लेकिन उसको उल्टी चीजें मिल रही. टू हिज एस्टोनिशमेंट a very intense image of the sample appeared. Okay, तब इसको डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है. This was puzzling because phosphorescent and fluorescent minerals normally will not glow if they have not been exposed to light. मतलब दोनों ही केस, फ्लोरोसेंट हो या फॉस्फोरेसेंट हो, उसके लिए ये जरूरी है उस फेनोमेनन के लिए कि लाइट पड़े उसके ऊपर. थोड़ी सी तो पड़े, बट भले ही उसमें बंद हो जाएगी फ्लोरेसेंस में, सॉरी फॉस्फोरेंस में भले ही बंद हो जाएगी एक टाइम बाद, पर फॉल तो होनी चाहिए. हाँ, लेकिन लाइट फॉल होना चाहिए, कुछ एब्जॉर्ब होना चाहिए लाइट, देन ओनली ये दोनों फेनोमेनन जाकर के दिखेंगे. करेक्ट. Perhaps the mineral had managed to absorb enough light on the cloudy day to make a distinct image. अब इसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि ठीक है बीच बीच में भी सूरज निकला था, तो जितना इनफ लाइट चाहिए था एब्जॉर्ब होने के लिए, हो सकता है कि उसने उतना एब्जॉर्ब कर लिया हो और इसलिए ऐसा डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा हो. उसको एक डाउट हुआ. सो डाउट करने वाले ना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज क्योंकि यदि डाउट नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द डाउट एंड देन find it out on by based on your analytical mind what is the truth. Correct. So but when Becquerel tried his next experiment, this time carefully shielding the sample from the light, इस बार इसने बोला कि ठीक है
यदि मान लो कि यही क्वेश्चन है कि लाइट बीच बीच में ही आकर के उतना सफिशिएंट लाइट हो गया कि एक्सपोज हो गया था, और उस यूरेनियम मिनरल से ये लाइट निकला, फ्लोरोसेंस हो या फॉस्फोरेसेंस हो, और उसके चलते वो एक्सपोज हुआ, राइट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो मैं एक काम करता हूँ कि लाइट को बिल्कुल कट ऑफ कर देता हूँ कि लाइट इसके ऊपर पड़े ही ना, करेक्ट। तो उसने क्या किया, सील्डिंग द सैंपल फ्रॉम द लाइट, मतलब इस ढंग से सैंपल को सील्ड कर दिया उसको, यूरेनियम सॉल्ट को भी, ताकि वहां पे यूरेनियम सॉल्ट पे न पड़े। इट स्टिल डार्कन द प्लेट, फिर भी प्लेट पे इंप्रेशन आया। सील्ड करने के बाद भी उसने जो एक्सपेरिमेंट किया तभी भी उसको प्लेट पे दिखा, फोटोग्राफी प्लेट पे। Apparently, this uranium mineral could phosphorescence for an usually long time. Sorry, लिखते हैं apparently this uranium mineral could phosphorescence an unusual engineer था Sylvanus P. Thompson. He had just found that uranium compound gave up invisible rays long after it had been exposed to light or electricity. इसने भी, इंग्लैंड में भी जो इंजीनियर था वो भी काम कर रहा था, उसने भी ये चीजें ऑब्जर्व करी थी कि यूरेनियम सॉल्ट जो है वो कुछ ना कुछ तो इनविजिबल रेज जो है वो इमिट करता है जब उसको एक्सपोज करते हैं लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। थॉमसन नेम्ड दिस प्रॉपर्टी, उसको उसने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया था कि हाइपर फॉस्फोरेसेंस, बट he discontinued his but when he learned that Becquerel had published similar results, he discontinued his research. इसने वहां पे बंद कर दिया, उसने बोला कि ठीक है बेकुरेल काम कर ही रहा है, मतलब he has already published, मुझे इस फील्ड में नहीं करना काम। उसने अपना रिसर्च बंद कर दिया और बोला कि ठीक है बेकुरेल आप ही करो, ठीक, जो करना करो। सो बेकुरेल, सो का मतलब नहीं है, बेकुरेल परस्यूड हिज अनयूजुअल फाइंडिंग्स, लाइक यूजुअल फाइंडिंग नहीं थी, अनयूजुअल थी ना ये तो। Believing that effect would fade if he waited long enough, यदि वो ज्यादा देर तक वेट किया होगा तो इफेक्ट विल, believing that the effect would fade if he waited long enough, keeping his uranium compound in darkness, he continued to develop photographic plates and compare the images imprinted on them by the uranium. अब बोला कि यदि लंबे समय तक यदि मैंने रख रहा हूं तो इसके चलते तो नहीं है फोटोग्राफी, जैसे मान लो कि तुम लोग भी जो एक्सरे जब एक्सपोज करते हैं और लंबे टाइम तक जब स्टोर करते थे हम लोग, तो धीरे धीरे उसकी फेडिंग शुरू हो जाती थी। yes. तो ऐसा इसको लगा कि इसके चलते तो नहीं हो रहा है कुछ चीज, तो वो भी रिमूव करने के लिए ही कंटिन्यू टू डेवलप एंड कम, वो अपना काम शुरू कर रहा, मतलब डालो, कुछ देर तक रखो, फिर चेक करो, टाइम बढ़ा के देखो, ऐसा करके वो अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा, करेक्ट। आगे चले, आवर्स टर्न्स इनटू डेज, दिन क्या घंटे दिन में बदले, देन वीक्स, देन मंथ, yet even after more than a year, पूरे एक साल के बाद, यूरेनियम्स पाउडर had hardly abated. Apparently light was not required for the invisible rays to emerge. उसको ये बात समझ में आ गई कि लाइट की जरूरत नहीं है इस इनविजिबल रेस को निकलने के लिए। ओके, व्हाट द रेस डिड सीम टू नीड वाज यूरेनियम, सिर्फ यूरेनियम चाहिए था उस रे को निकलने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए था, राइट। एवरीथिंग बेक्वेरेल टेस्टेड which contained this element darkened a photographic plate covered with black. मतलब वो हर एलिमेंट को जाकर के चेक किया, हर कंपाउंड को जाकर के चेक किया उसने जिसमें यूरेनियम था एक, और वो हर कंपाउंड ने फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैकन किया। ओके, while with few exceptions later soon to be caused by experimental errors, right,
अदर मिनरल्स डिड नॉट, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो नहीं किए होंगे, थोड़ा बहुत भी वो भी एक्सपेरिमेंटल एरर हो, लिखने में चोरी हुआ हो, वो बात की बात है। इवन यूरेनियम मिनरल्स दैट वे आर नॉट फॉस्फोरेसेंट imprinted images through the paper, क्या बोलता है, इवन यूरेनियम मिनरल्स दैट वे आर नॉट फ्लोरोसेंट, मतलब जो इमिट नहीं कर रहे थे, जिससे फ्लोरोसेंस नहीं दिखा था, वो भी उन्होंने भी अपना इमेज जो है वो बनाया, मतलब उसका भी इमेज उनको दिखा। इफ phosphorescence was producing the uranium rays, it would have to be a very different sort from the phosphorescence Becquerel and his father have studied। मतलब बेसिकली उनको ये लग गया कि भाई जो हम फ्लोरोसेंस जो स्टडी कर रहे हैं वो जिस कारण से आ रहा है, मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, मटेरियल इमिट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यूरेनियम सॉल्ट के साथ। देयर इज समथिंग डिफरेंट, कुछ पिक्यूलियर है जो कुछ रेज निकाल रही है। वैसा अल्टीमेट कहानी ये थी। उनके फादर ने भी इनके साथ स्टडी की थी। Still, Becquerel held his phosphorescence hypothesis. He tried unsuccessfully to destroy uranium's activity by dissolving and recrystallizing a uranium salt in darkness, a procedure known to destroy phosphorescence in other material। मतलब इसके दिमाग में फॉस्फोरेसेंस का हाइपोथेसिस जो था वो गया नहीं था। उसको लगा कि लाइट है, जब उस पर डाल रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब कर रही है और इमिट कर रही है, ये कहीं ना कहीं फॉस्फोरेसेंस है। तो पहले सोचा कि फॉस्फोरेसेंस को रिमूव करने का जो तरीका है वो भी अप्लाई करके देख लें यूरेनियम सॉल्ट पे। तो उसने क्या किया कि डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको डिसॉल्व किया यूरेनियम सॉल्ट को, और क्रिस्टलाइज किया यूरेनियम सॉल्ट को इन डार्कनेस। एक प्रोसीजर है जिसमें उसको डिसॉल्व करते हैं यूरेनियम सॉल्ट को और फिर क्रिस्टल्स उसका बनाते हैं डार्क में, डार्क रूम में, इन डार्कनेस बेसिकली, ताकि लाइट से फिर ना आ जाए। करेक्ट, वो डार्कनेस में ही होता है एक्सपेरिमेंट फॉस्फोरेसेंस को खत्म करने के लिए। ए प्रोसीजर नोन टू डिस्ट्रॉय फॉस्फोरेसेंस इन अदर मटेरियल्स। तो जो प्रोसीजर को फॉलो करते थे उसको फॉलो किया। नथिंग ही डिड स्टॉप यूरेनियम फ्रॉम सेंडिंग आउट इनविजिबल रेज। उसने जितना करना था कर लिया, लेकिन यूरेनियम से जो इनविजिबल रेज जो निकलता था वो बंद नहीं हुआ। It was just coming out. When he found that uranium metal produced even stronger effects than uranium compounds, Becquerel did not change his views, even though metals was not supposed to be able to fluoresce। मतलब ये बोला कि बेक्यूरेल ने ये तो देखा कि भाई इवन दोज मेटल वर नॉट सपोज टू बी एबल टू फ्लोरेसेंट, मतलब कि कुछ मेटल जो थे वो उस पर लाइट पड़ रही है, फ्लोरोसेंस वाला जो 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 फेनोमेनन है वो नहीं भी हो रहा है। करेक्ट, ये देख भी लिया कि वो इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उसके दिमाग से वो बात गई नहीं, अपने व्यूज को उसने चेंज नहीं किया। उसके दिमाग में स्टिल ये लगा रहा कि कहीं ना कहीं फॉस्फोरेसेंस ये वाली हाइपोथेसिस स्टिल एग्जिस्ट करती है। राइट, द इनविजिबल रेज ही डिसाइडेड मस्ट कम फ्रॉम एलिमेंट यूरेनियम। उसको लगा कहीं ना कहीं से तो यूरेनियम से ही आ रहा है, कुछ ऐसा यूरेनियम में ही है जहां से इनविजिबल रेज जो है वो इमिट हो रही है। इन हिंडसाइट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, बट बेक्यूरेल अटैच्ड नो स्पेशल सिग्निफिकेंस टू इट। मतलब ये था, इसके दिमाग में था और ये चीजें तो दिखी तो यूरेनियम से आ रहा है, लेकिन वो कहां से, कौन सा ऐसा चीज है जो उस रेस को प्रोड्यूस करने के लिए ये कर रहा है, उसके ऊपर इन्होंने उसके लिए कोई स्पेशल मीनिंग अटैच नहीं किया। अरे टेस्टिंग टू कंपेयर हिज न्यूली डिस्कवर्ड रेस टू अदर रेडिएशंस, मतलब दूसरे रेडिएशन से भी कंपेयर किया इस रेडिएशन को। बेक्यूरेल फाउंड दैट यूरेनियम रेज इलेक्ट्रिफाइड एयर, उससे जो रेज निकल रही थी वो एयर को स्प्लिट कर दे रही थी, इलेक्ट्रीफाइड कर दे रही थी, मतलब आयोनाइज कर रही थी। इलेक्ट्रीफाइड करना आयोनाइज कर देना। एंड पास थ्रू कार्डबोर्ड
वो कार्डबोर्ड से होके पास हो जा रहा था। पास तो एल्युमिनियम से भी पास हुआ, कॉपर से भी पास हुआ और प्लेटिनम से भी। ओके, ultraviolet rays, cathode rays and x-rays could all make air conduct electricity. अब प्रॉब्लम यहाँ पे था कि एक्सरे भी तो कर रहा था ये सारी चीजें इलेक्ट्रिफाइड, तो ये क्या ये एक्सरे है? अब यहाँ पे क्वेश्चन था, नहीं आज हमें पता है ना कि हम लोग बोले नहीं वो नहीं है, नहीं, but he was not knowing it out, correct? At that time, in contrast, only X-rays readily penetrated opaque materials. This ability suggested that uranium rays were a type of X-rays. एक टाइप का एक्सरे का डिस्कवरी हो चुका था 1895 में। हाँ, हो चुका था, उस समय पे हो चुका था। Still Becquerel believed that फिर phosphorescence caused uranium's strange behavior. अभी भी उसके दिल से वो बात गई नहीं, which meant uranium rays should be a form of light. Becquerel drew on his experience to test uranium rays for optical properties. अब यूरेनियम रेज को टेस्ट कर रहा है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए। लाइट्स ट्रेडमार्क प्रॉपर्टीज वेयर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तीन लाइट की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी और पोलराइज होती है लाइट। ओके, एंड बाय द एंड ऑफ मार्च 1896 Becquerel claimed to have detected all three in his uranium rays. उसने बोला कि मैंने तीनों ये देखा कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और पोलराइजेशन भी। लेटर वो बोल रहा है, आगे चल के लिख रहा है यहाँ पे, लेटर दिस रिसर्चेस वर फाउंड टू बी फॉल्टी, मतलब कुछ न कुछ इसमें प्रॉब्लम था, बट एनीवे दैट इज नॉट अ बिग डील, वी डोंट हैव टू कैच दोस थिंग्स आउट, बट ये बात समझने की है। फर्दर डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है, his rays from Ronjan's ray, Becquerel showed that uranium rays and X-rays were absorbed differently. इनका एब्जॉर्प्शन जो है डिफरेंट है, इसने ये चीज तो देखा। अभी तक सर वो उनको यूरेनियम रेज ही बोल रहे थे। हाँ, लेकिन ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट है, एक चीज तो क्लियर हो गई थी इसमें। In 1897, a new discovery captured Becquerel's attention. Right? एक नई डिस्कवरी आई 1897 में, जहां से इसका ध्यान जो था Becquerel का उसके ऊपर ध्यान गया। क्या था? For years he had searched for evidence that magnetism could influence light. मतलब लाइट को मैग्नेटिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, ये रिसर्च में आया, नोटिस हुआ। समथिंग प्रेडिक्टेड डिकेड अर्लियर बाय ब्रिलियंट रिसर्चर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये थ्योरी दी थी कि इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन प्रूफ रिसर्च करके बताना। हाँ, करेक्ट, ये 1897 में ये चीज आया। नाउ द प्रूफ वाज एट हैंड। A Dutch physicist at the University of Leiden, Peter Zeeman, reported that Zeeman effect जो था, reported that powerful magnets could break a single spectral line into the three lines. मतलब लाइट को तोड़ रहा है तभी तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म का असर जो है लाइट के ऊपर हो रहा है, होता है, प्रूव किया था कि a single line, a spectral line into the three lines. Having wrapped up his work on the uranium rays and thereby ensuring his priority, Becquerel eagerly returned to his old interest. पहले वो छोड़ चुका था, फिर वापस आया यूरेनियम के रिसर्च में। Okay, he spent the next year and half investigating, 1.5 year investigating what later known as Zeeman's effect. Becquerel's flagging interest in rays from uranium matched the verdict of the larger
scientific community, which considered them a curiosity of no great significance. Because Becquerel's rays could penetrate matter, most believed in contrast to Becquerel, they were a type of X-rays. The Roentgen rays swallowed up Becquerel's rays and became the era of hot topic with dozens of scientists taking up their study. मतलब लोगों का इंटरेस्ट मतलब चूंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं प्रूव कर पाया कि बेक्यूरल रे जो उसने बताया कि ये कुछ यूरेनियम सॉल्ट से निकलता है, बट एक टाइप ऑफ एक्सरे है. जैसे एक टाइप ऑफ एक्सरे का एक्सप्लेनेशन है तो लोगों को लगा वो एक्सरे ही होगा. ठीक है, एक्सरे इधर से भी प्रोड्यूस हो रहा है, उधर से भी प्रोड्यूस हो रहा है, कई तरह से प्रोड्यूस है, इट डजंट मैटर. तो सारे रिसर्च करने वाले जो थे वो सारे एक्सरे के पीछे पड़ गए थे, तो इसकी कहानी जो है बेचारे की दब गई. बट लाइफ ऐसे नहीं छोड़ती किसी को. हाँ, तब आई उनकी. ओके, सो मारिया एस्क्लोडोवास्का, पता नहीं क्या इसका उच्चारण होगा, ठीक है, इट वॉज हर नेम. सो Mary's next goal was the doctorate degree intrigued by Henry Becquerel's report on uranium rays and wishing to produce a topic which had not been studied extensively. She decided to investigate these rays for her dissertation. So यहाँ से मैडम की कहानी शुरू हो रही है और इन लोगों ने मिलके ये किया. So it was the short story of your Becquerel discovery. It was his lab. He was working with uranium salt, shielding, जो कुछ भी करना था बेचारे. काफी काम किया इन्होंने. ये images उसके थे. So after this, the first, मतलब just summarize here the story and all. So the first natural radioactive substances was radium and polonium, were isolated in 1898 by Pierre Curie. ओके, कौन सा? रेडियम और पोलोनियम कब डिस्कवर्ड हुआ? 1898. हाँ, तो फर्स्ट नेचुरल रेडियो एग्जाम में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई बार हर जगह पे, पीएचडी एंट्रेंस, जो भी कहीं भी एंट्रेंस, चाहे मेडिकल फिजिक्स का हो चाहे कहीं भी. ओके, सो क्या है फर्स्ट नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? रेडियम एंड पोलोनियम. कब डिस्कवरी हुई? 1898. क्या बात है, गुड. बाय whom? Pierre Curie, right. And he got Nobel Prize वही 903 वाला, आधा. And his wife Marie Curie, Sklodowska Curie. पता नहीं इसका क्या उच्चारण होगा, सही करने भी नहीं आ रहा उच्चारण, नेट से पढ़ के समझना पड़ेगा. ओके, बट हम लोग 1903 का भी इनको फिजिक्स का मिला था एंड केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज विनर थी. सो फिजिक्स 911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला. Following this discovery, numerous experiences were performed with uranium and radium. उसके बाद शुरू हुआ. चलो तो कहानी हो गई, ठीक है. Further investigation by her and others showed this property of emitting radiation is a specific property of a given element and that certain quantitative relationship exist. That's what we have already seen, कि जो भी इससे रेज निकलता कितना है उसके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा लोगों ने रिसर्च किया. They also found that the radiations are continually emitted so that the energy is constantly lost. और इमिशन भी होता है, कंटिन्यूअस इमिशन हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस एनर्जी जो है लॉस हो रही है. These radiation and therefore the energy comes from the nucleus of the atom. Also the energy released by radioactive material is about million times more intense than the energy released in standard chemical reactions. So two things was important. पहला तो ये सर्टेन हुआ कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो न्यूक्लियस से आ रही है, और जो एनर्जी आ रही है वो इट इज मिलियन टाइम्स इंटेंस देन द केमिकल रिएक्शंस. फाइन. Moreover,
atoms producing these radiations are unstable and emit radiation at characteristic rate to form new atoms. These in turn may transform to other substances, but the end product will be more stable. Basically, it says कि ऐसा radiations जो भी आ रहा है उसमें वो प्रोसेस क्या हो रहा है, एक एटम जो है दूसरे एटम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपनी स्टेबिलिटी, और जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो अनस्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को पानी गेन करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि लास्ट में वो जाकर के स्टेबल ही होता है. बढ़िया, गुड. इसके बाद देखा, by the use of magnetic field it has been shown that these radiation are of the three types, अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा और बीटा जो थे वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुए थे इन अपोजिट डायरेक्शंस, एंड गामा वाज हैविंग नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड चूंकि अपोजिट डायरेक्शंस में ये डिफ्लेक्ट हुए थे, तो इससे ये तो पता चल गया कि दोनों का अपोजिट चार्ज है, नेचर अपोजिट होगा, चार्ज अपोजिट होगा. सही है. Since alpha particles were deflected in different directions in the magnetic field than were the beta particles, these thus two were oppositely charged. From the direction in which alpha particle was deflected, it was shown that it is a positively charged particle, और इलेक्ट्रॉन को ये देखा गया कि वो नेगेटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. फर्दर इन्वेस्टिगेशन से क्या असर्टेन किया कि अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस, राइट, He24, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और मास नंबर 4 है. और बीटा पार्टिकल जो है इट इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, और इसका मास इन टर्म्स ऑफ AMU जो है 0.000549 AMU. हमको याद हो गया. गुड. Following Becquerel's discovery, further studies revealed that there are naturally occurring radioactive series exists, and this series में parent atoms जो हैं वो थोरियम 232, यूरेनियम 238 and यूरेनियम 235 है. And the series are called the थोरियम वाली सीरीज जो है थोरियम 232 वाली को बोलते हैं थोरियम सीरीज, यूरेनियम 238 वाले को बोलते हैं यूरेनियम सीरीज, और यूरेनियम 235 वाले को बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज. राइट. सो 3 सीरीज जो है नेचुरली रेडियो एक्टिविटीज की 3 सीरीज है. ये क्वेश्चंस एग्जाम में वाइवा में ऑब्जेक्टिव जैसे भी देख लो ये पूछा जाता है. प्लीज रिमेंबर दिस. डी चेंज इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये पूछी जाएगी, और नहीं भी पूछी जाएगी. जैसे चेन की बात करी जा रही है तो आपको ये 3 चीज फटाफट 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 ऐसे करके बोलना. भैया ये 3 सीरीज है, थोरियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज. थोरियम सीरीज शुरू होती है थोरियम 232 से, यूरेनियम सीरीज शुरू होती है यूरेनियम 238 से, और एक्टिनियम सीरीज शुरू होती है 235 से. ये तीनों सीरीज की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, पेरेंट्स के हाफ लाइफ वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग मीन्स वेरी लॉन्ग. ठीक है. ईच मेंबर मतलब हर सीरीज में एक गैसियस मेंबर है विच इज कॉल्ड रेडॉन, और तीसरा जो है ये तीनों ही सीरीज एंड होती है लेड पे आकर के, स्टेबल लेड के आइसोटोप. फाइन. ओके. एंड तो ये जवाब देना है 2 लाइन. एन आर्टिफिशियली अकरिंग सीरीज इज कॉल्ड नेपच्यूनियम सीरीज बिगिनिंग विथ प्लूटो 241. पोलोनियम सर, नेपच्यूनियम सीरीज है. ये क्या है, पीयू क्या है, जो भी हो देख लेना. हम अभी पीयू देख लेते हैं. ठीक है. प्लूटोनियम भी हो सकता है. पीयू 241, बट द नेम आफ्टर द लॉन्गेस्ट लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड सीरीज नेपच्यूनियम NP237 प्लूटोनियम was later produced by neutron bombardment of uranium 238. राइट. उसके बाद आया नेपच्यूनियम. ये है सर आर्टिफिशियल और ये थे नेचुरल. यस. नेचुरल के 3 वो जरूर पूछेंगे. और यहाँ से शुरू होगा पहला आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल जो सीरीज यहाँ से शुरू है. हाँ. नेपच्यूनियम सीरीज 237. यस. देखो लॉन्ग हाफ लाइफ का मतलब है, देखो ये सारे जो हैं ये लॉन्ग हाफ लाइफ का बिलियंस ईयर्स में. देखो यूरेनियम 238 का 4.5 बिलियन ईयर्स. ये सब भी याद रखना. ये तुमको
यदि याद है तो तुमको बाकी लोगों से स्कोर करने में मदद करेगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 700 मिलियन ईयर्स, ओके। और क्या था हमारा? टू थोरियम क्या कितना है? 14 बिलियन ईयर्स, समझ गए? वेयर इट इज फाउंड? रॉक्स एंड सॉइल्स में। ये भी क्या है देखो, कॉमन रॉक एंड सॉइल्स में यूरेनियम 238 भी मिल रहा है और यूरेनियम 235 भी रॉक्स एंड सॉइल्स में। वेयर इट कम्स फ्रॉम? प्राइमोर्डियल ये तीनों में सेम है। वेयर इट इज यूज, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। इसका मतलब है फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज ऑफ द अर्थ, इसी को प्राइमोर्डियल बोलते हैं। सदियों से आते जा रहे हैं, बहुत पुराना। ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है वो? थोरियम का यूज क्या क्या है? मेनी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी ग्लास, वेल्डिंग रॉड्स, जेट टरबाइन ब्लेड्स, etc। यूरेनियम का यूज टैंक, आर्मर, एंटी टैंक, क्या लिखा है? कुछ और कुछ लिखा है, कुछ होता होगा पता नहीं। ये यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज होते हैं और ये है न्यूक्लियर वेपन्स में। सही है? ओके। सो ये एक तो याद रखना है। दूसरा मैंने सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे रखा था यूरेनियम 235 का एज ए रेडियो एक्टिव चेन, कैसे देखो कर करके। और फाइनल एक के बाद एक लास्ट में लेड ही आएगा और इसमें रेडॉन होना चाहिए। दिख गया? और रेडॉन की हाफ लाइफ कितनी होती है वो भी याद रख लेना। ये दो चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर जो लास्ट होगा वो लेड का स्टेबल आइसोटोप कोई भी हो सकता है। स्टेबल प्रोडक्ट ही है 208 लेड का। 208 206 सॉरी, हाँ 206 है, ठीक है। ओके, स्टेबल प्रोडक्ट। देखो ये तीनों सीरीज है। देखो यहाँ पे यूरेनियम ये था एक, देखो ये सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क दिया ना, ये सीरीज ऐसे ऐसे बन के लास्ट में देखो एंड प्रोडक्ट क्या बना? लेड। ये यूरेनियम की सीरीज है, एंड प्रोडक्ट लेड बना। दूसरा देखो यूरेनियम का ही है, कैसे मैंने कंफर्म किया था वो बता रहा हूँ तुमको। एक्टिनियम सीरीज है, देखो ये वाली लास्ट में आया, एक्टिनियम में आ गया, एक्टिनियम लेड, राइट। ये एक्टिनियम सीरीज है, लेकिन ये सारे इसी के आइसोटोप है, समझे? उसके बाद थोरियम आया, देखो थोरियम पे शुरू हुआ और थोरियम की सीरीज अगेन लास्ट में आया लेड। ठीक है। So with the discovery in 1934, the radioactivity can be induced in a stable atom. A number of additional decay modes have been evolved, such as electron capture and isomeric transitions. देखो जब ये पता चला 1934 में कि हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में बना सकते हैं, मतलब कि स्टेबल एटम को भी हम रेडियो एक्टिव कर सकते हैं, तब ये फिनोमेनन आए थे एडिशनल डीके मोड्स की, जो स्टेबल जो अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई जो है वो कितने तरह से डिके कर सकती है फाइनली। तो उस समय पे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन कैप्चर की और आइसोमेरिक ट्रांजिशंस की। अच्छा सर, तब ये डिस्कवर हुए। ये फिनोमेनन है बीमोज लिखा है ना कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एडिशनल डीके मोड have emerged such as इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद 34 के बाद। यहाँ से 34 में तो डिस्कवरी हो गई ना आर्टिफिशियल, तो हम बना सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। In addition, a number of new particles associated with radioactive decay have also been uncovered। मतलब सिर्फ वही नहीं, ये तो प्रोसेस तो अलग अलग डिके मोड तो आए ही, ये भी पता चला कि रेडियो एक्टिविटी के साथ और भी नए पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा के अलावा भी। ठीक है। दीज आर न्यूट्रिनो एंड द एंटी न्यूट्रिनो। दीज पार्टिकल्स हैव बीन यूजफुल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ बीटा डिके। द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल, क्या लेस देन 10 to the power -3 of the electron mass। याद रखिएगा, एंटी न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो
is almost massless particle, right? Mass कितना है? Less than 10 to the power minus 3 of electron mass, which carries away energy in decays. ये क्या करते हैं, जब भी डीके होता है तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाता है, ऐसे नहीं जाता है. Okay, good. So in addition, a number of new particle, ये तो बोल चुका हूँ, ठीक है. न्यूट्रिनो ये भी पढ़ चुके हैं. So he was the person Wolfgang Pauli. Wolfgang Ernst Pauli was an Austrian theoretical physicist and one of the pioneers of quantum mechanics, right? Quantum physics. Sorry, quantum mechanics. चलो ठीक है, physics ना सही है. Okay. So he was awarded with the Nobel Prize in Physics. कई इसको अवार्ड मिले, क्या मैक्स प्लैंक मेडल और भी कुछ है, बहुत सारे इसको मेडल मिले. ये बहुत सारा इसको लॉरेंस मेडल, बहुत सारे इसने ये किया हुआ है. फिर एक स्टोरी आ रही है, पढ़ें नहीं या बंद करें? बताओ. नहीं. न्यूट्रिनो is an elementary particle like electron, but unlike electron which has a negative electric charge, it is neutral. क्या? न्यूट्रिनो जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन की तरह है, बट ये उसकी तरह चार्ज में उसकी तरह नहीं है. It is not negatively charged, it is neutral. Right. Also, unlike electrons which are constituent of all atoms, neutrinos do not exist within atoms. So, also unlike electrons, which are constituent of all atoms, neutrinos do not exist within atoms, but they are created through many processes all over the universe in large numbers and are flying everywhere at almost the speed of light. मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर न्यूट्रिनोस अवेलेबल हैं. ये आज का रिसर्च है. एंड इट इज क्रिएटेड इन मेनी प्रोसेसेस, बोल रहे हैं ना, ऑल ओवर द यूनिवर्स. इनका अपना कहीं फिक्स एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेसेस में वो न्यूट्रिनो जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं. They travel almost the speed of light. Correct. Every second, more than 10 to the power 12 neutrinos are passing through our body without affecting us in any way. वाह, क्या बात है. देखो, every second, right, क्या है, more than 10 to the power 12 neutrinos are passing through our body without affecting us in any way. Okay. Since the probability of neutrinos interacting with matter is negligible, they simply pass through all matters. क्योंकि इसका इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है मैटर के साथ, तो इसलिए आराम से पास हो जाते हैं बिना इंटरेक्ट किए. बट ये क्यों है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा. राइट. Hence, it requires huge detectors and sophisticated instrument to study them. So न्यूट्रिनोस के लिए डिटेक्टर्स हैं, बढ़ना चाहिए, अदरवाइज कैसे डिटेक्ट हुआ. लेकिन हम उतना डीप तो नहीं जाएंगे क्योंकि उधर की तरफ हमारा रास्ता नहीं है. हमें जल्दी वापस आना पड़ेगा, कुछ दूर तक जाकर के फिर वापस आ जाएंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे, कुछ चीजें याद रहे. बस कुछ चीज याद रखने के लिए डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. Until some years ago, neutrinos were regarded as a massless particle like photons. But, देखो, टूटा ना यहाँ पे आके. But in 1998, ये तो सर बहुत बाद में हुआ. Yes. In 1998, neutrinos were discovered to have mass. लो, massless से इसको mass हो गया. देखो. पर सर मास तो वही है ना, 10⁻³ से लेस. यस, राइट.
So, but in 1998, neutrinos were discovered to have mass. This discovery is expected to lead to fundamental change in our knowledge of physics and astronomy. Many more discoveries about neutrinos are yet to be made. अच्छा स्टोरी है ना न्यूट्रिनो की थी। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं फिर। आफ्टर न्यूट्रिनो की कहानी हमने बंद कर दी, उससे ज्यादा नहीं किया था। मैंने सोचा इतना ग्लिम्पसेस दे करके फिर वापस आ जाते हैं, राइट? ओके, सो after radioactivity was discovered by Becquerel in 1897, many properties of radioactivity were revealed by researchers of a host of scientists, including the famous ones Marie Curie and Ernest Rutherford. Among those, the so-called beta radioactivity turned out to be puzzles. The electrons that come out in the beta activity did not come out in a single energy, unlike the case of alpha and gamma activity, where alpha particles or gamma photons emitted by a particular nucleus came with a single energy. See, there was a difference between them. लोगों के लिए पजल क्यों था ये बीटा डीके? इसलिए पजल रहा क्योंकि अल्फा से जो एनर्जी निकल रही थी और जो गामा से जो निकल रही थी वो मोनो एनर्जेटिक थी, वो सिंगल एनर्जी की थी। ओके, लेकिन बीटा से जो एनर्जी निकल रही थी वो सिंगल एनर्जी नहीं थी, मतलब एक ही एनर्जी नहीं आ रही थी बीटा से। सो दैट्स व्हाई इट वाज अ पजल फॉर देम। वहीं से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एनर्जी के साथ निकलते थे कुछ इसी पजल को सॉल्व करते हुए तो उन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को का कॉन्सेप्ट लेके आया था कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा सो कॉल्ड अभी आने वाला है। तो थोड़ा पहले ही न्यूट्रिनो की कहानी बता दी, थोड़ा स्लाइड सीक्वेंस में गड़बड़ था, बट ठीक है यहाँ तो चलेगा नहीं। The beta electrons had a continuous spectrum of energies, right? This seemed to contradict the principle of conservation of energy, which is a cornerstone of physics. प्रॉब्लम क्या था? बीटा इलेक्ट्रॉन हैड ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी, मतलब उसकी बीटा की एनर्जी जो थी वो हर पार्टिकल से मतलब शुरू होती थी और एक एंड जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के एंड करती थी वो एनर्जी, राइट? एक मैक्सिमम पे, और उससे नीचे सारी एनर्जी इमिट होती थी। लेकिन ऐसा इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना वो किसके प्रिंसिपल को वायलेट करता था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो उस समय पे ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? उसी को वायलेट कर रहा था, राइट? सो द वुल्फगैंग Pauli in 1930 suggested a way to resolve this puzzle. If another unseen particle was emitted along with the electron, it could take away part of the energy, and thus the principle of conservation of energy could be saved. This was the Pauli's suggestion. वो बोला कि बीटा पार्टिकल के साथ कुछ एक और भी तो निकल रहा है जो एनर्जी को लेकर चला जा रहा है, बस इतनी बात आप मान लो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब एनर्जी फिर कंजर्व हो जाएगी। तो ऐसा कौन है जो उसके साथ निकलता है और वो अपनी एनर्जी लेकर के चला जाता है? वहीं से उसकी खोज शुरू हुई और आया न्यूट्रिनो और एंटी-न्यूट्रिनो। बढ़िया है। Although neutrino was born in the mind of Pauli, it was Enrico Fermi who made neutrino the basis of his famous theory of beta decay in 1932. So, फर्मी की जो बीटा डीके की थ्योरी जो है, बीटा का स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों होता है, वो एक्सप्लेन किसने किया? अर्निको फर्मी ने। And showed how in beta decay of a nucleus an electron and a neutrino are simultaneously created. उसने ऐसा थ्योरी में प्रूव करके दिखाया है। वो थ्योरी हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमें एग्जाम्स में कभी पूछते नहीं और उसकी हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि फर्मी की थ्योरी है जो बीटा स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है, इतना तो पता होना चाहिए।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे मैं बैठा हूँ कहीं पे गलती से क्यों सर? पता नहीं होता ना, कोई भरोसा नहीं, थोड़े ना मान लो मैं बैठा हूँ कुछ पूछ दो नहीं. It is this that remained as a basic theory of decays of all elementary particles for more than 40 years. ठीक है, यही बेसिक थ्योरी रही एलिमेंट्री पार्टिकल की फॉर मोर देन 40 इयर्स. बाद में टूटी है कि और भी कुछ है, अभी भी चल रहा है, राइट. इट वाज आल्सो फर्मी हु क्रिस्टेंड द पार्टिकल, मतलब उसका नाम जो दिया न्यूट्रिनो, फर्मी नहीं दिया था. ठीक है, आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा. Okay. In the subsequent decades, beta decays of many atomic nuclei were experimentally studied. All of them were in beautiful agreement with the Fermi's theory, and hence it was clear to theoretical physicists at least that Pauli's neutrinos were indeed emitted in beta decay. लोगों ने माना कि बीटा डीके में जब होता है तो न्यूट्रिनो निकलता है. But Cohen and Reyes didn't agree. If neutrino exists, their existence must be experimentally proved. And they proved in 1954. कुछ पता नहीं, इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, मैंने लिख भी दिया तो इसको हटा दूंगा. तो अभी तुमको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि इसको लोगों ने माना कि भाई बीटा डीके के साथ न्यूट्रिनो निकलता है, और आज भी हम लोग भी यही लिखते हैं. ओके. Also, antiparticle to electron, the positron, was discovered, as well as radioactive decay in which positrons are emitted. ये दोनों ही discovered हुए. In addition, the advent of high energy accelerators has increased the complexity of the number of known particles and their decay mechanisms. Other naturally occurring radionuclides such as calcium-40, samarium-147, and rhenium-187, etc., which are not member of long series or decay chains, have also been found. Rhenium 188 आएगा उसका भी टाइम पता नहीं कब टाइम आएगा, आ जाएगा, जल्दी ही आने वाला है. Okay, so we'll be talking about the radioactive transformations, and within 20 to 25 minutes time, I will be covering this topic basically. So when an atom undergoes a transition or decay by the emission of alpha particles, then atomic number Z is decreases by 2 and the mass number A decreases by 4. आपको एग्जाम में दो चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है. एक इक्वेशन लिखना जहां पे ये पेरेंट रेडियोन्यूक्लियाइड है, और यहां से जब अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल लिखना है He24, और बाकी यहाँ पे जो AX जो एलिमेंट है यहाँ पे, इसके बदले में दूसरा कोई प्रोडक्ट लिखना है, जैसे X की जगह पे Y लिखा, और इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करना है. ऊपर जो है एटॉमिक नंबर वो दोनों तरफ जोड़ करके बराबर होना चाहिए. यदि यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी A-4 हो जाना चाहिए, ताकि ये दोनों जोड़ेंगे तो विल बिकम A. यहाँ पे भी ये है, ये बैलेंस हो गया, इक्वेशन इज ऑल राइट. उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिख दिया, तो यहाँ पे Z-2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे Z है, तभी जाकर के यहाँ पे बैलेंस होगा. वंस इट इज बैलेंस, इक्वेशन इज परफेक्टली ऑल राइट. एंड डीके चार्ट जो है या डीके स्कीम पे जब भी दिखाते हैं तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज का इमिशन हो रहा है तो एरो जो होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा. यदि नेगेटिव चार्ज का इमिशन हो रहा है तो एरो जो होगा वो राइट साइड में जाएगा. ओके, सो पॉजिट्रॉन डीके होगा तो लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है. अल्फा पार्टिकल में इधर ही होगा, और बीटा पार्टिकल का डीके होगा तो इधर की तरफ होगा. जब गामा इमिशन होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वहां पे कोई एटॉमिक नंबर और उसका चेंजेस नहीं होता है. फाइन. सो
दूसरा चीज कि आगे की चीजें जो देखनी है लिखनी है एग्जाम में, वो ये स्टेट जो लाइन जो खींच रहा हो, आपको ये नहीं समझना है कि एग्जामिनर को तो पता ही होगा। नो, यू डिस्क्राइब इन फिगर, जो कुछ भी फिगर में जो लाइन लिखा है, जो भी चीज लिखा है उसके बारे में मेंशन करना चाहिए। तो ये दो स्टेट्स बता रहे हैं जहां पे पेरेंट का ग्राउंड स्टेट बताया, पेरेंट जो है उसका स्टेट बता रहे हैं, उसका एनर्जी स्टेट, और ये डॉटर का एनर्जी स्टेट है। तो डॉटर का एनर्जी स्टेट नीचे लिखा हुआ है और इसका एट द हायर लेवल पे लिखा हुआ है, राइट। क्योंकि ये इसके पास एनर्जी ज्यादा है इसीलिए वो एनर्जी रिलीज कर रहा है और बाद की डॉटर बन रहा है, राइट। एरो के साथ अल्फा जो भी डिके हो रहा है वो मेंशन करना है, ठीक है। फाइन, एक एग्जांपल दिखाना है यहाँ पे। इन केस ऑफ दिस यूरेनियम 238 है तो वो थोरियम बन रहा है 234 और ये बना हीलियम निकल गया He24, यहाँ पे 2 यदि लिखना है तो, करेक्ट, नहीं तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। और अच्छा होगा कि इक्वेशन के साथ ना थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दो, कुछ लिखो। जैसे लिखा कि इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यूरेनियम 238 इज द पेरेंट एंड थोरियम 234 इज द डॉटर एंड He जो है ये 24 इज द अल्फा पार्टिकल। ओके, इन दिस डायग्राम shown alpha particle is emitted with a discrete energy with a discrete energy which equals the net energy difference between the energy level of these two, parent और daughter का। वो आगे चल के ये बताएगा, देखो ये और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होगा वही अल्फा पार्टिकल के पास से आएगा। ये सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी है इन वर्ड्स, ओके। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट जो है वो सिंपली इतना लिख दिया तो चल गया था। आपको एक एक पॉइंट जो है मेंशन करने और डिस्क्राइब करनी चाहिए विथ डायग्राम। डीके डायग्राम नहीं छोड़ना, इक्वेशन नहीं छोड़ना, कितनी एनर्जी का निकलेगा वो नहीं छोड़ना है। दूसरा उसके बाद का पॉइंट जो है ये है कि इन सम केसेस जो इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल जब होगा तो डॉटर रेडियो न्यूक्लियेट जो भी बनेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंड स्टेट में हो, मतलब स्टेबल स्टेट में आ जाए। यदि वो स्टेबल स्टेट में नहीं आया है तब वहां से गामा इमिशन हो सकता है, ओके, राइट। तो ये बात भी मेंशन करना जरूरी है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन इज बाय नेगेटिव बीटा इमिशंस। जब नेगेटिव बीटा इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर Z जो होगा वो इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर A रिमेन्स द सेम। अगेन देखो ये लाइन जो है तुम लोग ऐसे भी नरेट कर सकते हो, कोई एक चीज याद होना चाहिए, या तो ये नरेशंस वर्ड्स में याद होने चाहिए या ये सिर्फ इक्वेशन याद होना चाहिए, ओके। तो इस इक्वेशन से भी तुम हर चीजें डिराइव कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे बीटा माइनस इमिशन हो रहा है, राइट, और ये आपको लिखना है यहाँ पे, करेक्ट। तो जब भी ये बीटा माइनस का इमिशन होगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Z पहले था Z+1 हो जा रहा है, तो एटॉमिक नंबर जो है 1 से इंक्रीज करता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यही लाइन जो है ये इक्वेशन भी याद है तो आप नरेट करके लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी चाहिए दिमाग में कि कौन सा आपके लिए इजी है। इक्वेशन याद रखना, फाइन, इक्वेशन ये बीटा का है, ये इसका है, इसका इक्वेशन याद है, उसी को वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करना है वो चीज आना चाहिए। स्पेशली एग्जाम्स में, वाइवा में तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और आपको ट्यून्ड होना चाहिए माइंड में कि जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा मुझे इमीडिएटली क्या जवाब देना है, उस समय पे इफ्स बट्स बाकी चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ओके। सॉरी, ठीक है। सो नेगेटिव बीटा इमिशन इज लाइकली टू अकर। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर स्पेशली इस लाइन को ढूंढता है, मैं बता रहा हूँ कि ये लाइन लिखा कि नहीं लिखा किसी ने। ये नेगेटिव बीटा इमिशन इज लाइकली टू अकर कब, जब n/p रेशियो इज टू हाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि n/p को p/n, करेक्ट, समझ गए। तो कैसे कंफर्म करोगे कि सही लिखा, मतलब हमेशा ना क्रॉस चेक करने का फैसिलिटी होना चाहिए आपके दिमाग में जहां पे डाउट क्रिएट हो सकता है, ओके। तो वहां पे तो आपको क्या मदद करेगा
कि बीटा डीके में न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है। देखो निगेटिव निगेटिव याद रखना, बीटा निगेटिव है, यहाँ न्यूट्रॉन है, एन एन पहला है, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होएगा। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होएगा जब ज्यादा होगा तभी तो स्टेबिलिटी के लिए कन्वर्ट होएगा ना। तो किसको ज्यादा, एन बाई पी रेशियो जो है वो हाई होना चाहिए ना, न्यूट्रॉन उसके पास ज्यादा होना चाहिए, तब जाके बीटा इमिशन होगा। सो ये चीज याद होना चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, और देखो यहाँ पे कि जैसे बीटा इमिशन हुआ तो इसका डायग्राम कैसे जा रहा है, राइट की तरफ गया, और जब गामा आया तो फिर ऐसे। और हमेशा याद रखना कि चाहे वो निगेटिव बीटा इमिशन हो या पॉजिटिव बीटा इमिशन हो, यदि वो ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है यहाँ पे इमिशन के बाद, यूजुअली गामा का इमिशन होता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में। यदि कोई एक्सेप्शन कहीं मिलता है पर नोट करके रख लो कि यहाँ पे ये चीज नहीं होता। अदरवाइज यूजुअल कन्वेंशन यही है कि जैसे वो डिके होता है तो वो उस समय पे वो स्टेबल स्टेट में नहीं होता, तो इसलिए वो इमिशंस गामा होएगा। ओके, डिके डायग्राम लिखते वक्त ये सिंबल जैसे एक्स जेड कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेगेटिव और फिर ये न्यूट्रल है तो गामा का स्ट्रेट। ओके, उसके बाद इसी का डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं है, कि हमने यहाँ पे ये लिखा और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद आता है पॉजिट्रॉन का इमिशन। सो पॉजिट्रॉन इमिशन इज शोन इन 2.26। यहाँ पे देखो पॉजिट्रॉन का जैसे इमिशन हुआ, ये देखो क्या दिखा है हमने, राइट की तरफ आगे आएगा, और ये जहां है वहीं से गामा इमिशन होगा। ओके, इसलिए स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बीटा पॉजिटिव का इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर पॉजिटिव अपोजिट होता है सर, पॉजिटिव है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, राइट, और वहां पे हाँ प्रोटॉन पी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो यहाँ प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, समझ गए। तो एन बाई पी रेशियो यदि देखोगी तो लेस होना चाहिए, यदि उस टर्म में यदि लिख रही हो तो पी एन रेशियो। हाँ, वेरी नाइस। ओके ओके, दूसरा एक और भी कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन टू अकर, पेरेंट का मास जो होना चाहिए मस्ट एक्सीड द डॉटर मास बाई मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन मास, 2 mc² से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो पॉजिट्रॉन इमिशन नहीं होएगा। ये एग्जामिनर जरूर पूछता है क्वेश्चन। पेरेंट का मास, पेरेंट का मास क्या होना चाहिए, पेरेंट मास मस्ट एक्सीड द डॉटर के मास से, कितने से, 2 mc² से, तब जाकर के पॉजिट्रॉन इमिशन होएगा, अदरवाइज पॉजिट्रॉन इमिशन नहीं होएगा। एंड दिस पॉजिट्रॉन इमिशन ऑफन कंपीट्स विद इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये भी एग्जामिनर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस क्या है, या पूछेगा पॉजिट्रॉन इमिशन का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस क्या है। ठीक है ये सर, वैसे तो सर पेरेंट्स से जब डॉटर बन रहा था तो स्ट्रेट मतलब एरो जो था वो ऐसे आ रहा था, इसमें सर पहले थोड़ा स्ट्रेट हुआ फिर सर डायरेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये यस सर, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन में हो सकता है कि नहीं सर, मुझे तो सर ऐसे लग रहा कि सर इसका पहले मास कम था, नहीं कम तो नहीं होगा, मास तो सेम ही होता है। यहाँ पे कोई इमिशन हमने दिखाया नहीं, लेकिन नहीं सर कुछ भी नहीं, राइट ना, यहाँ पे कोई इमिशन नहीं दिखाया, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेंगे, लेकिन ये देख लो, ये क्लियर रखना है कि यहाँ पे कोई भी चीज ऑब्जर्वेबल जो नहीं है, डुअल एनर्जी से तो नहीं है, क्योंकि बीटा के साथ सर इसके साथ पॉजिटिव है ना, तो इसके साथ एंटी न्यूट्रॉनों की भी एनर्जी है। वो तो मैम एंटी न्यूट्रॉन तो उसमें भी निकलना है, उसके लिए सोचना नहीं है, तो वो नहीं है। बट ठीक है, इसका रीजन ढूंढ लेंगे और बताते हैं अभी, है। बट ये इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि 2 mc² से उसका मास यदि ज्यादा होगा पेरेंट का
तभी जा करके होगा। ओके, तभी गामा एमिशन। हाँ ओके। दूसरा चीज कि यहाँ पे एक देखना जरूरी है कि बीटा वाले में, बीटा पॉजिटिव में एंटी न्यूट्रिनो आता है। बीटा पॉजिटिव में एंटी न्यूट्रिनो आएगा, न्यूट्रिनो आएगा, सॉरी। बीटा में निगेटिव जो है ना, देखो वहां पे निगेटिव वाला में भी एंटी, उसी में वहां से निगेटिव न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो रहा है। और बीटा डीके में बीटा क्योंकि निगेटिव है इसलिए न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा, और वहीं पे एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। एंटी उसका भी उल्टा ही होगा, और यहाँ पे न्यूट्रिनो आएगा। ओके, न्यूट्रिनो क्यों निकलता है? इसलिए निकलेगा न्यूट्रिनो क्योंकि यदि न्यूट्रिनो नहीं निकला तो एनर्जी टू कंजर्व द एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। इसको बोलता है कि यदि इसकी एनर्जी देखेंगे कैलकुलेट करेंगे, पेरेंट की एनर्जी, डॉटर की एनर्जी और प्लस बीटा की एनर्जी, जब हम जोड़ते हैं कभी भी कुछ न कुछ बच जाता है, तो एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता था। सो टू बैलेंस ये न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, न्यूट्रिनो इस अप्रोक्सीमेटली इट इज मासलेस पार्टिकल है, राइट? और मास इसका कितना है? 10 raised to the power minus 3 mass of electron. 10 raised to the power 3 mass of electron. 10 to the power minus 3. Good. ठीक है, it should be noted that the same diagram picture beta पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैप्चर को और दोनों को एक ही तरीके से दिखाते हैं। देखो, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे बीटा का है। ओके, ये देखो लिख रहा है ना, सेम पिक्चर बीटा पॉजिटिव डीके इन द सेम मैनर एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ऐसा भी दिखाते हैं। ऑफ कोर्स इफ द कंडीशन फॉर पोजिशन इज नॉट अबव देन ओनली। हाँ बोल सर, इसमें भी पेरेंट का जो मास होगा वो डॉटर से 2mc² मोर होगा। किसमें? सर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नो, यही तो बताया, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है। पॉजिट्रॉन इमिशन होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है। यदि पॉजिट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा अपने आप। समझ गए? अगर मास ज्यादा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा, और अगर उसका मास 2mc² से ज्यादा है तो पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन तो हो ही जाएगा, पॉजिट्रॉन के लिए कंडीशन बन गया। अब उसमें जो है दोनों हाँ होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है। यस, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए तो कंडीशन नहीं है कि वो एनर्जी चाहिए, तो वहां पे दोनों होगा। दोनों वो एनर्जी उससे ज्यादा होगी तो दोनों ही हो सकता है। तो पॉजिट्रॉन एमिशन हो जाएगा, कम एनर्जी होगी तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की भी पॉजिटिव। मजा आ गया ना? चलो ओके, फॉर दिस रिएक्शन, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो समझ लो, वो डिफरेंस जरूर है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का रिएक्शन जो होगा वहां पे इस इधर की तरफ ई वाले को जोड़ना है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये एटॉमिक है, राइट? और यहाँ पे कैप्चर करेगा तो इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और यहाँ के बाद एरो डालना है और फिर बनाना है, और यहाँ पे न्यूट्रिनो तो चाहेगा ही चाहेगा। ये डिफरेंस याद रखना लिखते वक्त। जो तुम क्या बोलते हो, इक्वेशन जब लिखोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखोगे तो ठीक। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन विच इज कैप्चर्ड इज मोस्ट ऑफन KCl का इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, M और N का भी हो सकता है, ये याद रखना है। और एग्जाम में ऐसे ही बोलना है, क्योंकि वो पूछेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्यों है। तो सबसे न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में K है। हाँ, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी K की है, वही उसी का कैप्चर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, ओके फाइन। ओके, बोलो नहीं बोलना है सर। जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अब जैसे K शेल में भी इलेक्ट्रॉन है बट कैप्चर वो L शेल का कर सकता है क्या? K में होने के बाद भी L का हो सकता है? होने के लिए तो कुछ हो सकता है। नहीं मतलब जैसे वो पूछेंगे, तुम मान लो कि अभी 3 लोग हैं, राइट, कोई बिल्कुल क्लोज है, दूसरा जो है क्लोज नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस दूसरे को भी मिल सकता है, जो क्लोज में है उसको प्रेफरेंस ना मिले। सर मतलब तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्वांटम मैकेनिज्म से सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। मतलब हो सकता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। वही तो बताया ना कि मान लो कि तुम दूर हो और कोई मेरे बिल्कुल क्लोज है, और मान लो सपोज करो सिंपली
कैप्चर करने की बात है ना, तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि जो क्लोज में है उसको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जो दूर नहीं है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्लोज वाले को ना मिले, उसके भी एग्जिस्टेंस होता है, नहीं तो वो तो बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकता ना, क्वांटम टनलिंग होती ही नहीं। सर बट वो डायरेक्ट कर लेगा क्या, जैसे मतलब हाँ, जैसे मतलब तुम ये बोल क्लोज वाले को छोड़ के में आता है ना, जंप करके आता है ना सर, जब उसकी नहीं यहाँ जंप नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कैप्चर कर लेगा। कैप्चर कर, देखो कोई चीज ऐसे जो तुम, अच्छा तुमने तो पूरा नहीं पढ़ा ना आगे का, एटॉमिक थ्योरी तो देखी नहीं, तो वो तो भूल चुकी हो अभी। एटॉमिक थ्योरी में जो क्या है कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है कोई फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, उसका एक क्लाउड है, और ये लोग कोई सेपरेट बैरियर से अलग नहीं है, सारे की एनर्जी फील्ड ओवरलैप कर रही है। इट इज समथिंग लाइक दिस, योर एनर्जी फील्ड इज ओवरलैपिंग विथ मी एनर्जी फील्ड। वो तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक बैरियर, वो दिख रहा है कि बॉडी का एक बैरियर है, तुम्हारे यहाँ बैरियर अलग है, यहाँ बैरियर, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी फील्ड इज ऑलवेज ओवरलैपिंग विथ अनदर, वो वहां पे कुछ नहीं है। सर जैसे सोमर वाले साथ में उन्होंने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में दिया था, नहीं अभी हम उसको आगे नहीं करेंगे, मतलब मेन सिर्फ इतना समझो यहाँ पे कि इट इज पॉसिबल, ओके। सिर्फ के कहीं नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के की है, लेकिन एल और एन सेल्स से भी कैप्चर हो सकता है, ओके। पोजिट्रॉन decay and or electron capture are likely to occur if n by p ratio is too low. कब होएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पोजिट्रॉन? जब n by p रेशियो टू लो होगा, कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होंगे तभी ये इमिशन होता है, ओके। वो कैप्चर इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर करेगा क्योंकि प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने में मिला लेगा न्यूक्लियस, राइट। या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा इमिट कर देगा, बीटा प्लस इमिशन के लिए। अच्छा दूसरा चलो जाने दो, तो मैंने क्या कर दिया, बट ठीक है। ये क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट वाली बात है, आइसोमेरिक ट्रांजिशंस की बात है। समटाइम्स एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस आता है, राइट, और वो कुछ देर तक वहां पे स्टे करता है, राइट। इस स्टेट को मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। और जब वहां से एनर्जी, वहां से जब वो उस स्टेट से नीचे आता है, ग्राउंड स्टेट से आता है, तब जाकर के गामा इमिशन करता है, तो वो आइसोमेरिक ट्रांजिशंस होता है वहां पे, ओके। समटाइम्स न्यूक्लियस, वही लिखा है, न्यूक्लियस इज in excited state will emit energy as a gamma ray rather than emit as a particle. वो पार्टिकल नहीं करेगा, गामा रे इमिट करेगा। दिस इज कॉल्ड एन आइसोमेरिक ट्रांजिशन एज स्टेटेड बिफोर। दिस इमिशन डज नॉट अफेक्ट द एटॉमिक नंबर और मास नंबर, राइट। सो इक्वेशन जो होगा ऐसा होगा, स्टार एस्ट्रिक, ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये बना और गामा निकल गया। The asterisk indicates that the nucleus is in excited state, or sometimes the excited state is indicated by AM also. मतलब उसके जो भी होगा यहाँ पे m लगा देते हैं, जैसे टेक्नीशियम 99m, तो A 99 A है, राइट, और m उसका मेटाबॉल स्टेट है। In decay scheme, two paths are available. A photon may be emitted from the excited state to the ground level states, A followed by the beta emission. Okay. Alternate mode क्या होता है? Involves the emission of a high energy beta minus in the transition to A YZ, वो आ जाएगा। The branching ratio gives the fraction of total transitions which is preceded by each given mode. मतलब उसका रेशियो निकाल लेंगे कि इसके कितना मिलता है, इससे कितना मिलता है। जब दो ब्रांचिंग होगी तो ये भी निकलेगा या ये भी निकलेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो या पॉजिट्रॉन हो या जो भी हो, कोई भी एक से लेकर के दो मोड में जहां पे भी जाएगा, उस मोड से कितना गया, इससे कितना गया, उसका रेशियो ब्रांचिंग रेशियो में जाएगा। Alternative mode of decay for an excited nucleus is called internal conversion, right? Instead of emission of gamma rays, भाई मान लो एक्साइटेड स्टेट में था तो मेटा स्टेबल से तो गामा आ गया, राइट। गामा निकालने के बजाय क्या करेगा, द न्यूक्लियस ट्रांसफर्स द एनर्जी टू वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है, न्यूक्लियस अपनी एनर्जी जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और फिर विच इज इजेक्टेड एज ए
डिस्क्रीट Discrete एनर्जी। energy. करेक्ट। अब देख लो आइसोमेरिक ट्रांजिशंस फॉर इंटरनल कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइसोमेरिक ट्रांजिशन में न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, एक मेटा स्टेबल एक पर्टिकुलर टाइम तक उस स्टेबल स्टेट में रहता है एंड देन इट जस्ट इमिट्स द गामा रेज। इन इंटरनल कन्वर्जन न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है लेकिन अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और एक डिस्क्रीट एनर्जी निकलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे वो वैकेंसी खाली होगी हायर वाला नीचे जंप करेगा और वो अपना ये निकालेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो था जो एनर्जी ट्रांसफर किया था ये अपने स्पीड से चलेगा, समझ गए? तो इसकी अपनी एक एनर्जी होगी, राइट? दैट विल बी कॉल्ड द इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन आल्सो। जो जिसका फेट क्या होगा, उसी मैटर में घूमते घूमते या मोलेकुलर एटम्स में अपना एनर्जी डिसिपेट, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो दूसरे का भी निकाल सकता है, नॉक ऑफ, हाँ वो सारी चीजें चल सकती है, राइट? उसकी एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल होगा वो अपनी एनर्जी कई तरह से डिसिपेट कर सकता है। Either if it has got sufficient energy it can knock off or it can just dissipate as a thermal energy and close the matter. ओके, वैकेंसी जो होगी वहां से वो शुरू होगा, जंपिंग होगी ऊपर से, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगा, ऑगर इलेक्ट्रॉन होगा, सुपर कोस्टर कोरोनिंग इलेक्ट्रॉन होगा, कोस्टर कोरोनिंग इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तरह सीरीज ऑफ इवेंट्स कैन हैपन। ओके, सो अनदर मोड, उसके बाद का मोड जो है, ये अभी तक हमने कितना कितना डिस्कस कर लिया, बीटा माइनस सॉरी अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, आइसोमेरिक ट्रांजिशंस एंड इंटरनल कन्वर्जन। इतने हमने नाम याद कर लिए, बहुत बढ़िया, दैट्स एनफ, राइट? ओके, अनदर मोड ऑफ डिके ऑब्जर्व्ड इन हाई मास नंबर, जिनका मास ग्रेटर देन 230 होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। And this process often competes with alpha decay. तो अल्फा डीके का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। और स्पॉन्टेनियस फ्यूजन का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस क्या है? क्या बात है, आप लोग तो स्मार्ट हो गए, पहले से ही पता है, देखो ऐसे थोड़ा नहीं। क्यों प्रिया? नहीं सर ये जो इक्वेशन था वो स्पॉन्टेनियस फिजन के लिए था, अब बैक नहीं जाएगा। हाँ, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन का ही था वो, राइट? वो इक्वेशन जो था पहले वाला, राइट? In the above, the original radionuclide AX जो था, it splits into the two fragments, right? Y and W, and a number K of number of neutrons emitted. दो फ्रैगमेंट बनेंगे, एक न्यूक्लियस दो फ्रैगमेंट में टूटेगा और फिर निकलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखेगा क्या, एक न्यूक्लियस दो फ्रैगमेंट में टूटेगा, राइट? और एक फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। देखो वो न्यूट्रॉन्स के पास यदि एनर्जी होगी तो फिर चेन रिएक्शन शुरू होगा। ओके ओके, एनीवे द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल नॉट बी रिलीज्ड इन ईच फ्यूजन। जो भी स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होगा वो हर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज हो, ये जरूरी नहीं है। सो K is an average value, समझिए? ओके, अब क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ N रिलीज्ड इन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन वेरीज विथ मास, राइट? एंड द एटॉमिक नंबर, दो के साथ वेरी करता है, क्या वेरीज विथ मास एंड द एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियाइड्स विथ इवन Z, यदि Z इवन है एंड A seems to have the shorter spontaneous fusion half life। यदि ऑड इवन नंबर है, Z और A दोनों इवन है और स्पॉन्टेनियस फ्यूजन हो रहा है, तो उससे जो भी फ्यूजन प्रोडक्ट बनेगा उसका हाफ लाइफ कम होगा। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, कुछ चीजें रट्टा मारनी है, करके समझना है, बहुत सारी चीजों के लॉजिक समझाएंगे। अभी ये तो हम बेसिक सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये तो कम से कम लिखना है, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन आएंगे, वो मजेदार जरूर है। क्यों बीटा उसको कंपीट करेगा,
क्यों मुझे लेस ग्रेटर देन 2 mc² चाहिए, राइट, डाइविंग डीप इनटू द सब्जेक्ट, ओके। बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है आपको। सिंस फ्यूजन रिलीजेस न्यूट्रॉन्स, फ्रैगमेंट्स प्रॉम्प्ट एंड डिले गामा रेज एंड बीटा पार्टिकल्स। देखो कितनी चीजें फ्यूजन कर सकता है, फ्यूजन के प्रोडक्ट हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स होंगे, फ्रैगमेंट्स वही दो न्यूक्लियाई के जो दो पार्ट्स बन रहे हैं वो, प्रॉम्प्ट्स एंड डिलेड गामा रेज एंड बीटा पार्टिकल्स निकला। This complex mode is sometimes indicated by simply a vertical arrow marked by SF, जो डायग्राम बनाते हैं spontaneous fusions के लिए, okay? If a nuclide has enough energy in the excited state, it may also decay by neutron emission. याद रखिएगा। क्या बोला? If nuclide has enough energy in excited state, it may also decay by neutron emission. Since the process itself is rare and the emission time is very short, practical neutron sources such as those for alpha, beta or gamma are not readily found. Okay? क्या मतलब? If nuclide has enough energy in the excited state, तो हो सकता है कि it may decay by the neutron source. और since the process is rare, इस टाइप का प्रोसेस बिल्कुल रेयर होता है, इसलिए बोल रहा है the emission time इसलिए very short होता है. The practical source of neutrons such as those for alpha beta और इसका are not readily found. जैसे अल्फा बीटा गामा के लिए इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, वैसे न्यूट्रॉन के सोर्सेज उतने आसानी से नहीं मिलते। बढ़िया, गुड। स्किप 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 स्किप। नाउ